हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है यूट्यूब पर, डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। इसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। क्वेश्चंस को चूज करते समय हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हम क्वेश्चंस चूज करें वो स्टैंडर्ड हों, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हों, ताकि एग्ज़ाम में आपको एक अपर हैंड मिल सके। एग्ज़ाम में आप अच्छे क्वेश्चंस को करने से डरे नहीं, ज़रूर आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 9 है। आइए आगे की क्लास को शुरू करते हैं। जिन भी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करनी हो मुझसे, तो हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ, आप इसे डाउनलोड कर लें और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन 10 क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो उन्हें क्विज के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर डेली क्विजेस में जाओ और वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेक्शन में जा करके डोज 9, ये टेस्ट का नाम है, इसको आप ओपन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स में जाएं और वहाँ पर डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट का डोज 9 आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आज के सेशन में जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आइए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, नंबर 1, नो किंग ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज एज इंटेंसली इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज द किंग अशोका वॉज। इसमें ना बेसिकली एज और एज से कंपैरिजन किया गया पॉजिटिव डिग्री में। as intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka was। जितना किंग अशोक अपने समय में आम जनता के वेलफेयर के लिए, आम जनता की भलाई के लिए सक्रिय थे, उनके समय में कोई दूसरा राजा उतना सक्रिय नहीं था। क्या आप नहीं जानते कि जब आप पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में हों तो आपको कोशिश करनी होती है कि जब कंपैरिजन हो रहा हो तो अदर या एल्स भी लगाएं। जैसे आपने लिखा राम इज वाइजर दैन, फिर स्पेस इन द क्लास। तो यहाँ पर आप जब लिखोगे तो एक ऑप्शन एनी स्टूडेंट का है, तो आप एनी स्टूडेंट नहीं चूज करोगे, आप चूज करोगे सर जी क्या, एनी अदर स्टूडेंट। क्या चूज करोगे? एनी अदर। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपैरिजन होता है तो फिर राम को हटा करके कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा, अशोक को हटा करके कोई दूसरा राजा आएगा। मतलब अशोक को छोड़ दें तो कोई दूसरा राजा इतने मन से लोगों का भला नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर नो किंग के प्लेस पे होना चाहिए नो अदर किंग। क्या हो जाना चाहिए बंधुवर? नो अदर किंग हो जाना चाहिए। ये बहुत ही पॉपुलर रूल है पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री का, एडजेक्टिव का ये सेंटेंस है। नंबर 2, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की जो दुनिया है, आज का जो समाज है, मटीरियल वैल्यूज़, मटीरियल वैल्यूज़ का मतलब है कि रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मतलब आध्यात्म, सत्य, ईश्वर, न्याय, ये सब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में आ गया। तो आज के समाज में भौतिकता ने आध्यात्म पर कब्जा कर लिया है, यानी कि भौतिकता भारी हो गई है आध्यात्म पर। मतलब लोग जो हैं घर द्वार गाड़ी घोड़ा उसको वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, जो वास्तविक सच्चाई है जीवन की उसके कंपैरिजन में। हाँ बताओ शेख। हाँ तो मैं निकल रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा बस। ठीक है, ठीक है। मम्मा से कह दो हरिशंकर दादा को फोन कर ले खुद ही। जी, अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू मतलब ध्यान देना, ठीक। टेक प्रेसिडेंस ओवर का मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण हो जाना।
अधिक महत्वपूर्ण हो जाना। अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेसिडेंस लेती है तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेसिडेंस देते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो टेक की जगह पर गिव प्रेसिडेंस ओवर हो जाता है। और किसी चीज़ की वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाती है तो टेक प्रेसिडेंस ओवर हो जाता है। सीक फेवर ऑफ का मतलब होता है किसी से हेल्प मांगना, मदद मांगना जिसको कह सकते हैं। बिड डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, जिसे आप अवज्ञा भी कह सकते हैं। अवज्ञा करना मतलब किसी के मुंह पे कह देना कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। सारे ऑप्शंस देखते हुए आप जान सकते हैं कि बी लगेगा, क्योंकि ध्यान देना इसका मीनिंग नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है। मदद मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बात ना मानने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि मटेरियल वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, भौतिकता को लोग ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो टेक प्रेसिडेंस ओवर या गिव प्रेसिडेंस ओवर ही होना चाहिए। नंबर 3, एज एजुकेशन कम्स क्लोजर टू होम। देखिए, जब मुझे 10 क्वेश्चन ही कराने हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैं ये कोशिश करूंगा कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊं। उसी में ये क्वेश्चन बनाया मैंने, एज एजुकेशन कम्स क्लोजर टू होम। जैसे शिक्षा घर के करीब आती है, ठीक वैसे ही या जैसे जैसे शिक्षा घर के करीब आती है, वैसे वैसे ही समृद्धि और जीवन की बेहतर शैली भी करीब आती है। सर, जब आप जैसे जैसे वैसे वैसे बोलते हो या जैसा वैसा बोलते हो, समझ रहे हैं ना, तो जैसे कि सब कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। जैसे एज एवरीबडी एल्स कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो, सो कैन यू, सो कैन यू। आपको यहाँ सो के बाद के सेंटेंस को इन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने इन्वर्ट किया। इन्वर्ट करने के लिए आपको सो और प्रॉस्पेरिटी के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब लगानी होगी। और ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ से आएगी? कम्स से पूछ के आएगी। कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसकी ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होती है। अगर जो ये ऑक्सिलरी वर्ब लगती है वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की है तो डज लगा दीजिए। अगर वो प्रॉस्पेरिटी और बेटर वे ऑफ लाइफ दोनों की है, और ऐसा ही है, शिक्षा के साथ साथ समृद्धि और बेहतर जीवन शैली भी आती है, तो समृद्धि और बेहतर जीवन शैली दोनों की बात हो रही है, इसलिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब डू लगाना चाहिए। सो डू प्रॉस्पेरिटी एंड अ बेटर वे ऑफ लाइफ, ये है सही आंसर। मूविंग ऑन, नंबर 4 को देखिए। फेट स्माइल्ड एट हिम, ऑन हिम, अबव हिम, ओवर हिम, इन ऑल हिज वेंचर्स। देखिए, स्माइल अगर इसका मतलब है हंसना, मुस्कुराना, तो आप स्माइल के साथ एट लगाइए, मुस्कुराना, हंसना। लेकिन अगर मेहरबान होने की बात है, अपना फेवर देने की बात है, मेहरबान होना, किस्मत का मेहरबान हो जाना, तो फिर ऑन लगाइए सर। समझ रहे हैं ना? ऑन लगाइए। और यहाँ पर किस्मत मेहरबान है उस पर, या किस्मत मेहरबान थी उस पर, उसने जो कुछ भी किया, वेंचर्स मतलब बिजनेस हो सकता है, उसने जो भी बिजनेस किए, जो भी प्रयास किए, उसमें उसको बहुत सफलता मिली। किस्मत मेहरबान थी उस पर, किस्मत उस पर मेहरबान थी। तो फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर हो जाएगा। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, मेहरबान होना, याद रखिएगा। आप ऐसे किसी पर हंसे, शी स्माइल्ड एट मी, तो ठीक है। अब यहाँ फेट है तो फेट किसी पर हंसेगा नहीं, किस्मत किसी पर मेहरबान हो जाएगी। ऑन मच बेटर चॉइस होगा। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्परेटिव, मतलब मजबूत आर्थिक तरक्की बहुत ज़रूरी। इम्परेटिव मतलब नेसेसरी, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी आर्थिक तरक्की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ द आंसर, क्योंकि ये जवाब है तमाम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, तमाम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का ये उत्तर है। नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ सर। आंसर के साथ आपको प्रेपोजिशन टू लगाना होता है, ये आंसर है। हमेशा याद रखिए, जहाँ पर जवाब होगा, जहाँ पे विकल्प होगा, जहाँ पे समाधान होगा, जहाँ पे जरिया होगा, रास्ता होगा, टू लगेगा। कैसे? जैसे आंसर टू, सब्स्टिट्यूट टू, सोल्यूशन टू,
आंसर टू, सब्स्टिट्यूट टू, सोल्यूशन टू, की टू सक्सेस है ना, तरीका, जरिया, माध्यम जिसको कह सकते हैं, विकल्प, ऑल्टरनेटिव टू, आंसर टू, सोल्यूशन टू, समझ रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट टू। तो जो समाधान है, जो विकल्प है, जो जवाब है, वो टू ही लगाता है जिस भी चीज का जवाब है। आंसर टू मेनी ऑफ आर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ये प्रेपोजिशन से है। यूट्यूब पर कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सर्च करिए। 12 से 13 लेक्चर्स हैं, सारा कंप्लीशन बेसिक टू फिक्स्ड लेवल तक सब मैंने पढ़ा दिया है उसमें, जरूर पढ़ लीजिए। Not only the name is tarnished, but also the person's career, future prospects of life are taken for granted when he or she is wrongly prosecuted. जब किसी व्यक्ति पर गलत प्रकार से मुकदमा चल जाता है या उसको सजा हो जाती है, तो उसका करियर, उसका भविष्य और जीवन की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कभी किसी पर गलत मुकदमा चल जाता है तो सिर्फ नाम ही बर्बाद नहीं होता, सिर्फ नाम ही बर्बाद नहीं होता, नाम के साथ उसका करियर, भविष्य, जीवन की सारी संभावनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सर जब नॉट ओनली शुरू में आया हो, नॉट ओनली, और नॉट ओनली की तरफ क्लॉज भी दी हुई हो, तो आपको उस क्लॉज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। ये देखिए, द नेम इज टार्निश्ड लिखा है ना, तो ये एक सेंटेंस है। अब जब नॉट ओनली शुरू में आया है ना, जब नॉट ओनली शुरू में आया तो इन्वर्जन करिए। कैसे, नॉट ओनली इज द नेम टार्निश्ड, पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए फिर आगे बढ़िए। नॉट ओनली इज, या तो नॉट ओनली बीच में आता, समझ रहे हैं ना, हाँ, नॉट ओनली इज द नेम टार्निश्ड, नॉट ओनली शुरू में आए और आगे सेंटेंस और क्लॉज हो तो उस क्लॉज को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। When my puppy chewed my slippers, जब मेरे पपी ने मेरी चप्पल चबानी शुरू करी है, चबाई, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे इसको आज्ञाकारी बनाना होगा, है ना, वरना आज ये चप्पल चबा रहा है, कल को ये जूते चबाएगा और मैं इसे रोकूंगा नहीं तो एक दिन ये सबके चप्पल चबा डालेगा, बहुत नुकसान करेगा। तो जब मैंने देखा कि उसने मेरे चप्पल चबाने शुरू कर दिए हैं, तब मुझे लगा कि इसको समझाना होगा क्या सही है क्या गलत है, इसे आज्ञा वाली बात जो है सिखानी होगी। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे, आपको लगेगा टीच हो जाएगा, जबकि टीच नहीं होगा। देखो, इम्पोज तो होगा ही नहीं, इम्पोज तो लादने के लिए होता है। यहाँ भार हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, फाइन को इम्पोज करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ लादने जैसा नहीं है। डेवलप का मतलब होता है चीजें बढ़ें, विकास करें, फ्लरिश करें, लेकिन वो अपने आप फ्लरिश करते हैं। डेवलप चीजें होती हैं, ठीक, कोई करता नहीं है उनको। टीच क्यों नहीं होगा सर? जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, तो जैसे अगर आप यहाँ टीच लिखना चाहते हो तो टीच ओबीडियंस टू हिम होगा, टीच ओबीडियंस टू हिम होगा। जैसे कहा जाए कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश टू मी होगा ना। तो इंग्लिश की जगह ओबीडियंस है, हिम की जगह मी, बीच में क्या लगा है, टू लगा। आप टीच के साथ इन कैसे लगाएंगे? इनकलकेट होगा सर। इनकलकेट का मतलब होता है किसी के भीतर किसी ज्ञान का, किसी विकास का, किसी विचार का प्रवेश कराना, इनकलकेट करना। आपको अगर कोई कुछ सिखा रहा है, आपके भीतर कोई कुछ डाल रहा है, तो वो इनकलकेट कर रहा कुछ मैसेजेस इन यू, इनकलकेट कर रहा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यू, सुन रहे हैं ना, इनकलकेट कर रहा फेथ को इन यू। तो किसी को कुछ सिखाना और सिखा के उसमें वो चीज डाल देना, तो इनकलकेट समथिंग इन समबडी। नहीं समझे क्या? इनकलकेट समथिंग इन समबडी। तो समथिंग में ओबीडियंस आ गया, समबडी में हिम आ गया, बीच में इन लगाइए, ये हो जाएगा। नंबर 8, आज स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी होती है, उस स्टडी में पता चलता है क्या, दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हायर देन।
उस स्टडी में पता चलता है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एवरेज स्टाफ कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ये इज किसके लिए आया है? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए या स्टाफ की कॉस्ट के लिए? कॉस्ट के लिए। ज़्यादा क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा है या स्टाफ की कॉस्ट, उसकी लागत ज़्यादा है? लागत ज़्यादा है। ठीक, तो एवरेज स्टाफ कॉस्ट एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा है। किसकी तुलना में? प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब बैंक ही होगा जो आपके पद पे हो, जिससे आपकी बात हो रही हो। जैसे मैं टीचर हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी टीचर है, तो उसको काउंटर पार्ट भी कह सकते हैं। किससे ज्यादा है सर? पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एवरेज स्टाफ कॉस्ट होती है। सर जब एवरेज स्टाफ कॉस्ट एक वचन है तो यहाँ इज लगाया, तो यहाँ दोज क्यों लगाया? दैट लगाया ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है दी, यहाँ दैन के बाद लिखा है, दैन के बाद दी एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट प्राइवेट बैंक। तो सर ये बताइए, दैन के बाद एवरेज स्टाफ कॉस्ट एक वचन है तो दोज का आएगा? दैट आएगा। देन दैट एट पब्लिक सेक्टर बैंक, दोज ना लगाइए। एम्प्लॉइज लिखा होता तो दोज ठीक था। कॉस्ट की बात हो रही, कॉस्ट एक वचन है तभी इज लगा, तो दैट लगाइए। सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन एडिशन, अतिरिक्त में, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दे पसेस क्रूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग। इन एडिशन, ऐसा माना जाता है कि उनके पास क्रूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मतलब जो घरेलू या जो ऐसे ही बनाए जाते हैं, जो ब्रांडेड नहीं होते, लोकल होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो केपेबल है, सक्षम है बॉम्ब्स को ट्रिगर करने, मतलब बॉम्ब्स को दगाने के लिए। और बॉम्ब्स को दगाने के लिए जो चीज़ें दगती हैं वो स्वभाव से इंसेंडरी होती हैं सर, इंसेंडरी होती हैं, जो दग सकती, जो दाहक हों, केपेबल ऑफ बर्स्टिंग। ठीक, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, यूजुअली इन टेस्ट। इम्प्लॉजिकल मतलब होता है इलॉजिकल, गैर व्यवहारिक, फर्जी, बेकार। इनएक्टिव आप जानते ही हैं। इनएक्टिव बॉम्ब्स बिल्कुल हो सकता है, केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग इनएक्टिव बॉम्ब्स, लेकिन ये मतलब हो जाएगा कि जो बॉम्ब्स सुस्त पड़े हों उनको ट्रिगर कर सकते हैं, उनको दगा सकते हैं। लेकिन इंसेंडरी एक डेडिकेटेड वर्ड है, इसका मतलब ही होता है वो चीज़ें जो दग सकती, फट सकती, तो वो उनको ट्रिगर कर देगा, हल्का सा पुश कर देगा। जैसे होता नहीं है कि जैसे कि कोई बम ही है मान लीजिए, तो वो इंसेंडरी होता ही है कि अगर उसको आग लग, जैसे एक लहसुन बम होता है, आप उसको दीवार पे जब फेंकते हो तो वो दग जाता है, तो वो इंसेंडरी पहले से ही होता है, दीवार पे दगने से वो ट्रिगर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आइए, पसेसिव केस से है ये क्वेश्चन। एक्वायरिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी। देखिए मैं तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस वीडियो को तब देखते हैं जब आप पहले इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, तो इसका मतलब है आप अपना लॉजिक लगा चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि तुरंत अपना लॉजिक लगा के मैं आपको समझा दूं, इसीलिए ऐसा है। किसी और की प्रॉपर्टी को हथियाना, नियम के मुताबिक अगर हमारा वर्ड somebody हो तो पोसेशन somebody में हो जाएगा, somebody's प्रॉपर्टी। लेकिन नियम के ही मुताबिक अगर हमारा वर्ड हो somebody else तो पोसेशन हमेशा जहां पे शब्द रुकता है वहां होता है, जहां पे रुकता है वहां होता है। अब हमारा वर्ड एल्स पे रुका तो एल्स में पोसेशन होगा, somebody else's हो जाएगा। ये आंसर है। जैसे आपने फादर बोला, पोसेशन करना है तो फादर में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने फादर इन लॉ बोला तो इस बार आपका वर्ड लॉ पे रुका है तो पोसेशन भी यहाँ होगा। तो somebody पे होता वहां पोसेशन करते, एल्स पे रुका तो एल्स का पोसेशन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास के 10 ग्रामर और वोकैब पे बेस्ड सेंटेंसेस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही आपको अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो मेरा ऑनलाइन एसटी बैच है 100 मॉक्स विद डिस्कशन का। इसमें हर मॉक में 50 मिसलिनियस क्वेश्चंस है ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन के, और उसी का डिस्कशन अवेलेबल है, लाइव बैच है। इसकी टोटल फी जस्ट 999 है। जैसे मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चंस कराए, ऐसे ही मैं इस बैच में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ।
तो जिन भी लोगों को प्रैक्टिस की नीड है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने कोर्स को, अब वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोलोकेशंस को, वोकैब को, सिनोनिम्स को, इडियम्स को, कॉम्प्रिहेंशन को, पैराजम्बल्स को, क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बैच बहुत हेल्पफुल है। एक और बैच है, अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना चाहते हैं, 1300 से भी ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी कोर्स अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसमें बार बार जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते रहे हैं एसएससी और बाकी एग्जाम्स में, वो इंक्लूडेड है, साथ ही साथ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इंक्लूडेड हैं। फीस सिर्फ 99 है। अगर आपको इडियम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बैच बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है आपकी। आप में से जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मेरे से, इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर ऑल एग्जाम्स, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आ सकते हैं। आज के सेशन में इन 10 क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन या उसके किसी भी ऑप्शन को लेके कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको ज़रूर उस डाउट को आपके उस दूर किया जाएगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट के माध्यम से भाई बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।